हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स। आप सभी का मेरे चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम स्टैंडर्ड 11th इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर बेसिक कंसेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं। तो जो इकोनॉमिक्स है, ये इकोनॉमिक्स हमारे लिए एकदम न्यू चैप्टर है। यानी कि इससे पहले हमें इकोनॉमिक्स करके कोई अलग टेक्स्ट बुक नहीं होती थी, बस होती थी तो एक अलग से चैप्टर होता था, एक कॉन्सेप्ट होता था जो कि छोटी सी एक इकोनॉमी का एक बेसिक होता था। लेकिन इस बार पूरी की पूरी इकोनॉमी की एक टेक्स्ट बुक है हमारे पास। आप लोग सोचते होंगे कि आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए इकोनॉमी की क्या ज़रूरत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इकोनॉमी जो ये हर फील्ड में काम आती है। आप कॉमर्स लो, आर्ट्स लो, साइंस लो, कुछ भी लो, इकोनॉमी की ज़रूरत आपको हर एक फील्ड में पड़ती ही है। तो इकोनॉमिक की नॉलेज होना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक का सबसे पहला चैप्टर, जो कि है बेसिक कंसेप्ट इन इकोनॉमी। इकोनॉमी का विशाल टॉपिक पढ़ने से पहले हमें इकोनॉमिक का बेसिक कंसेप्ट पढ़ना होगा। यदि हमें बेसिक कंसेप्ट आ गया तो हम इकोनॉमिक का विशाल चैप्टर जो है वो हम आसान तरीके से पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 बेसिक कंसेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स। सो पहला है इंट्रोडक्शन। Today's world is marked by scientific invention and discoveries. The remarkable scientific progress enabled to probe into the questions. What is a science? Science is the systematic body of knowledge. There are two main types of science. तो इससे ये पता चलता है कि जो आज का जो जनरेशन है, आज की जो दुनिया है, ये पूरे साइंटिफिक इन्वेंशन डिस्कवरीज पे ही भरा पड़ा है। सब कुछ टेक्नोलॉजी से चल रहा है इस दुनिया में। सब कुछ, सबके पीछे कोई ना कोई साइंस होता ही है। इन्वेंशन, डिस्कवरी, अब तो ये लोगों की डेली नीड्स हो गई है। यानी कि रोज़ का काम हो गया है साइंटिफिक डिस्कवरीज, इन्वेंशन और टेक्नोलॉजी के साथ खेलना। तो दो टाइप्स ऑफ साइंसेस होते हैं, एक है नेचुरल साइंस और दूसरा है सोशल साइंस। सो नेचुरल साइंस इज वन हुज लॉस आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल एंड देयर वैलिडिटी कैन बी टेस्टेड इन लेबोरेटरी अंडर कंट्रोल कंडीशन। Natural science are called exact science because of their empirical approach to the study, example mathematics, physics, chemistry, etc. सो जो नेचुरल साइंस है उसके जो लॉस बनाए गए हैं किसी साइंटिस्ट के द्वारा, जो लॉस बनाए गए हैं वो लॉस यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। यानी कि पूरा ब्रह्मांड उस लॉ को मानता है, पूरी कायनात, सोलर सिस्टम, सब ये लॉ को मानते हैं। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो कि न्यूटन के द्वारा दिया गया था, ये लॉ पूरी दुनिया मानती है, ये वैलिड है, ये प्रूव हो चुका है ना। और इसकी जो वैलिडिटी है हम लोग लेबॉरेटरी में टेस्ट कर सकते हैं। जी, लेबॉरेटरी में टेस्ट किया जा सकता है। अभी नेचुरल साइंस के एग्जांपल्स जैसे कि मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी एक्सेट्रा, वेरियस साइंटिफिक फील्ड्स। So next is social science. Social science is called abstract or behavioral science because it is related to the study of some or other aspects of human behavior. Example, psychology is related to mental aspects of human behavior. Sociology is related to the study of social aspects of मैन एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। सो जो सोशल साइंस है वो बिल्कुल अलग है नेचुरल साइंस से। सोशल साइंस बहुत अलग है। नेचुरल साइंस नेचर है तो सोशल साइंस सोशल है। ये एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो हम लोग पढ़ते ही हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें दिखाई नहीं देती, सुनाई नहीं देती, लेकिन उस चीज़ों को फील किया जा सकता है। उसी तरीके से सोशल साइंस है। जो चेंजेस है सोसाइटी में, ये हम डेवलपमेंट होने के बाद देख सकते हैं। जब डेवलप हो रहा है तब नहीं देख सकते। डेवलपमेंट के बाद हमें पता चलता है कि सोसाइटी में ये चेंजेस हुए हैं। ह्यूमन के जो बिहेवियर्स है, सामने वाला का जो बिहेवियर है, हम उसे देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, लेकिन उसके बिहेवियर को हम लोग फील ज़रूर कर सकते हैं। जो इंसान सोच रहा है, हम उसकी सोच को देख नहीं सकते, उसकी सोच को हम सुन नहीं सकते, लेकिन इंसान की सोच को हम फील ज़रूर कर सकते हैं। तो इसलिए सोशल साइंस इज़ एब्स्ट्रैक्ट और बिहेवियरल साइंस। और इसका बेस्ट एग्जांपल है साइकोलॉजी, विच इज़ रिलेटेड टू दी ह्यूमन मेंटल हेल्थ के बारे में है साइकोलॉजी। और सोशोलॉजी जो कि है सोशल एस्पेक्ट, जो कि सोशल माइंड ऑफ ह्यूमन का बताता है, यानी कि सोसाइटी के बारे में सब कुछ बताता है। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स भी। जो सोशल साइंस है उसे लेबॉरेटरी में टेस्ट नहीं किया जा सकता। अभी सोशल साइंस में ये मतलब ये फॉर एग्ज़ाम्पल
पॉलिटिकल साइंस में हमें पता चलता है कि 18+ वालों को इलेक्शन वोट करने का पूरा अधिकार है। लेकिन हम ये कहाँ प्रूव करेंगे, कौन से लेबोरेटरी में प्रूव करेंगे? नहीं कर सकते हम प्रूफ, लेकिन ये है भाई, ऐसा रूल है, इसे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। ये है तो है, लेकिन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को है तो है नहीं बोल सकते, उसे प्रूव करना पड़ता है, उसकी वैलिडिटी को टेस्ट करना पड़ता है, लेबोरेटरी में कामकाज करना पड़ता है, तभी हम हाँ ये है करके बोल सकते। ऐसे हवा में नहीं बोल सकते हाँ भाई है तो है, ऐसे क्या, ऐसे नहीं बोल सकते हम लोग। So next is meaning of economics. Economics is a social science. The origin of the term economics lies in the Greek word oikonomia, which means management of the household. So economics ये एक social science है और economics एक Greek word था जिसे ओ economia करके pronounce किया जाता है, जिसका मतलब है management of the household, घर खर्च, घर में लगने वाले बजट, यानी कि एक महीने का पूरा हिसाब किताब, जो सैलरी आती है उसमें से राशन के लिए कितना सैलरी जाएगा, मेडिकल चेकअप हेल्थ चेकअप के लिए कितना सैलरी जाएगा, बच्चों के स्टेशनरी के लिए कितना, क्लास फीस, स्कूल फीस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अगर जाते हैं आपके बच्चे, स्विमिंग कराटे डांस वगैरह जाते हैं तो उसका फ़ीस का अलग बनाना पड़ता है। यदि आपके घर में कोई ओल्ड मेंबर है तो उनके हेल्थ का ध्यान रखना पड़ता है, उनका अलग से बजट निकाल के रखना पड़ता है। अगर आप महीने में कहीं एक बार बाहर खाना खाने जाते हो या फिर एक बार कहीं घूमने जाते हो तो उसका अलग निकालना पड़ता है। तो इस टर्म को, ये जो पूरा महीने का बजट है, ये आपका हाउस होल्ड बजट होता है। ये मैंने कि मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड, इसको आप लोग मैनेज करते हैं आपकी सैलरी को। सो ये ग्रीक वर्ड आया था ग्रीक से आया था ओ इकोनॉमिया। Economics is referred as the queen of social sciences. सो भाई इकोनॉमिक्स जो है हमारा रानी है, सोशल साइंस की रानी, बाय पॉल सैमुएल्सन। जो पॉल सैमुएल्सन है उन्होंने बताया था कि जो इकोनॉमिक्स है उसे क्वीन ऑफ सोशल साइंस कहते हैं। इकोनॉमिक डील्स विद द इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इट डील्स विद द हाउ ह्यूमन बीइंग सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट विद लिमिटेड मीन्स। आप इस लाइन को ध्यान से पढ़िए, इट डील्स विद हाउ ह्यूमन बीइंग सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स विथ लिमिटेड मीन्स। अभी हम इंसान तो ठहरे मतलब अनसेटिस्फाइड, कभी सेटिस्फाई नहीं होते हम लोग, हमें जितना मिला उतना हमारे लिए कम है। अनलिमिटेड वांट्स विथ लिमिटेड मीन्स, यानी कि हमें सारी चीज़ें एकदम अनलिमिटेड चाहिए। अगर आपके पास 2 करोड़ आ जाए तो आप 2 करोड़ यूँ खर्चा कर दोगे, लेकिन 2 करोड़ कमाने को बोला तो भाई अंबानी तक को वक्त लगता है, लेकिन हम तो वैसे भी कॉमन मैन हैं, तो भाई इजी नहीं होता ये सब चीज़ें। सो नेक्स्ट इज लेट अस अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स विथ रिस्पेक्ट टू सम पॉपुलर डेफिनेशंस। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। सो भाई टाइप्स ऑफ इकोनॉमी है, ये 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी है। तो जो 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी है मैंने ये किसी एक वीडियो में तो आपको बताया था शायद से, जब सोशोलॉजी का मैं फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहा था। पार्ट 1 है, पार्ट 2 वो जानता नहीं, लेकिन वीडियो चैनल में है, आप लोग जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरी तरीके से जो ये 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी है, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, उसका अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया है। अगर आगे ज़रूरत पड़ती है तो मैं इस वीडियो में भी एक्सप्लेनेशन ज़रूर दूंगा। सो नेक्स्ट इज कौटिल्या's व्यूज़ ऑन इकोनॉमी। अर्थ मीन्स वेल्थ एंड शास्त्र मीन्स साइंस। अर्थशास्त्र यानी कि वेल्थ साइंस। अर्थशास्त्र implies the science of acquiring and managing wealth. सो अर्थशास्त्र नाम का एक साइंस है जो कि कौटिल्य जी के व्यू के हिसाब से जो अर्थ है वो अपना वेल्थ यानी कि पैसा, और शास्त्र यानी कि विज्ञान, साइंस। और अर्थशास्त्र का मतलब साइंस ऑफ एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग वेल्थ। अर्थशास्त्र यानी कि जो पैसा होता है उसे मैनेज करने के लिए जो समझ चाहिए, जो स्टडी चाहिए, उसे कहते हैं अर्थशास्त्र। एसेंशियली अर्थशास्त्र इज अ ट्रीटिस ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस। Key points based on Kautilya's view: crucial role of the state or government, focus on creation of wealth as the means to ensure welfare of the state, need for efficient administrative machinery for good governance, कैपिलेशन ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज इनटू अर्थशास्त्र। तो ये जो की पॉइंट्स है ये आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए।
So next is definition of economics. Adam Smith, wealth oriented definition of economics. So Adam Smith आप लोग जानते नहीं होंगे, लेकिन यहाँ में 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में था कि जो एडम स्मिथ हैं ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इन्हें कहा जाता है. क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ, also regarded as the father of economics, has given the wealth oriented definition of economics out of his many लिटरेरी कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक्स. इन्होंने जो डेफिनेशन दिया है इस इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हुआ है, तो इन्होंने दिया है यहाँ पे. देखते हैं क्या है. is most famous for his 1776 piece of work, An Inquiry into the Nature and Cause of Wealth of Nation. Adam Smith defined economy as a science of wealth. A short, simple, cute सा definition जो कि economics का है. The economics means a science of wealth. पैसे के साइंस को बोलते हैं इकोनॉमिक्स. इससे आगे पीछे कुछ नहीं. की पॉइंट्स ऑफ एडम स्मिथ डेफिनेशन. Laissez-faire, that is non-intervention of the government, capital and wealth accumulation, nature's law in economic affairs, division of labor as an aspect of growth theory. So second है प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल, वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स. अभी इन्होंने ओरिएंट किया था डेफिनेशन को. न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल हैज़ गिवन द वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इन द बुक एंटाइटल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स. जो प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स हैं इनकी एक नाम की बुक, इन्होंने उसमें अपना जो ओरिएंटेड इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन है वो अच्छी तरीके से बताया है, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1890. इज डेफिनेशन स्टेट्स. तो देखते हैं इकोनॉमिक का क्या डेफिनेशन दिया है इन्होंने. Economic is a study of mankind in the ordinary business of life. It examines that part of individual and social action which is closely connected with the attainment and use of material requisites of well-being. बहुत सही बात कही है इन्होंने बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना के बनाया है, लेकिन जो भी है मतलब सेम है, बस वर्ड्स अलग है. क्या है इसका मतलब. इकोनॉमी इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. अभी फॉर एग्जांपल एक आदमी कुछ एक छोटा सा ही भले ऑर्डिनरी बिजनेस चालू कर रहा है. अभी उस बिजनेस से उसको क्या मिलेगा. ऑफ कोर्स है पैसा मिलेगा. पैसा यानी कि मनी, मनी यानी कि इनकम, इनकम यानी कि नथिंग बट इकोनॉमिक. सो इकोनॉमी क्या करती है, स्टडी करती है ह्यूमन मैनकाइंड. अभी इंसान कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसके दिमाग में भाई पैसे कमाने के चार रास्ते दिन भर दिन आते ही रहते हैं. अगर आप एक बिज़नेस चालू कर रहे हो तो रात को सोते सोते आपको एक ऐसा आइडिया आ जाएगा कि हाँ भाई कल मैं ना कुछ ऐसा करूँगा तो मेरी कमाई और अच्छी होगी. फिर उसके दिन दूसरे दिन आपको और दो आइडियाज़ आएंगे, फिर और दो आइडियाज़ आएंगे. आपके दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा होते रहेगा. सोचोगे कि आप आपकी इकोनॉमी को किस तरीके से फुल टू पावरफुल स्ट्रॉन्ग बना सकते हो. तो ये इकोनॉमिक्स ऐसी स्टडी है जो कि मैनकाइंड को स्टडी करती है इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. की पॉइंट्स ऑफ मार्शल डेफिनेशन. स्टडी ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन. इकोनॉमिक्स इज अ बिहेवियरल साइंस. ये देखो इकोनॉमिक इज़ अ बिहेवियरल साइंस, तो ये तो हमें आसपास भी देखने को मिलता है. फॉर एग्जांपल हमारे पड़ोसी देख लो. अगर हमारे पड़ोसियों को 1 करोड़ की लॉटरी अगर लग जाए तो दूसरे दिन उनके तेवर बदल जाते, दूसरे दिन उनके बिहेवियर बदल जाते, रवैया सब कुछ उनका बदल जाता है. तो इकोनॉमिक इज़ अ बिहेवियरल साइंस, ये हमें क्लियर कट दिखता है. स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर. इकोनॉमिक इज़ नॉट सिंपली अ स्टडी ऑफ वेल्थ. सिर्फ एक पैसे का स्टडी बिल्कुल नहीं है इकोनॉमिक्स. तो चलो दूसरे कोई आए हैं. लियोनल रॉबिन्स, scarcity oriented definition of economics. This is the most popular definition of economics. Robbins in his book entitled An Essay on the Nature and Significance of Economical Science, published in where 1932. Dates और books और उनके writers का नाम please याद रखिए. Mentions about the scarcity oriented definitions of economics. Economics is a science which study human behavior as a relation between ends and scarce means which have alternative uses. So what economics is a science which studies human behavior, जो कि मैंने अभी बताया था human behavior को वो study करता है as a relationship between ends and scarce means which have alternate uses. Okay. So next is key points of Robbins definition. Wants are unlimited. भाई
वॉन्ट्स अनलिमिटेड है भाई, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ऐसा मीन्स आर कंपेरेटिवली लिमिटेड, यानी कि हमें चाहिए बहुत लेकिन हम कंट्रीब्यूट करना है हमें हमारे बजट के हिसाब से, ऐसे। वॉन्ट्स आर ग्रेजुअली ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, मीन्स हैव अल्टरनेटिव यूजेस। सो नेक्स्ट, सो ये भाई ये टेबल है, ये देख लो आप लोग, ठीक है, ये वही टेबल है। Branches of economics. In 1933, Sir Ragnar Frisch coined the term microeconomics and macroeconomics. These terms are derived from the Greek word micros and macros respectively. Microeconomic, macroeconomic, ये दो वर्ड किसने बनाए थे, मतलब किसके इससे टर्म से फाइंड हुए थे? सर रैगनर फ्रिश। और कब हुए थे? 1933। और ये वर्ड्स कब आए थे, यानी कि कौन से भाषा से आए थे? ग्रीक वर्ड से आए थे। और ग्रीक वर्ड में क्या कहते हैं उसको? माइक्रोस कहते हैं, और मैक्रो को क्या बोलते हैं? मैक्रोक्स कहते हैं रिस्पेक्टिवली। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स, देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या। माइक्रो मीन्स स्मॉल, वेरी सिंपल। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल वेरिएबल सच एज हाउस होल्ड, वर्कर, फर्म, इंडस्ट्री एक्सेट्रा। वेरी सिंपल एंड स्वीट आंसर। जो माइक्रो इकोनॉमिक होती है ये किससे डील करती है भाई? जो घर का खर्चा होता है, तो ये अगर वर्कर हो, किसान हो, छोटी मोटी इंडस्ट्री हो, उसमें जो इकोनॉमिकल चेंजेस होता है और उसकी वजह से बाहर क्या चेंजेस होती है, वो होती है माइक्रो इकोनॉमी। कनेक्ट बॉल्डिंग डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमी, इन्होंने एक डेफिनेशन दिया है, तो लोग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म्स, पर्टिकुलर हाउस होल्ड्स, इंडिविजुअल प्राइस, वेजेस, इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज, पर्टिकुलर कमोडिटीज एक्सेट्रा। सो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये पर्टिकुलर मतलब एक इस स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म्स, यानी कि एक पर्टिकुलर फर्म यानी कि किसी पर्टिकुलर चीज़ को स्टडी करती है। फॉर एग्जांपल हाउस होल्ड हो, किसी की इनकम हो, कुछ भी हो। अगर फॉर एग्जांपल आप दुकान में कुछ खरीदने जाते हो, समझो आप दुकान में जा रहे हो, आप अपने बच्चों के लिए खिलौना लेने जा रहे हो, तो समझो उस खिलौने की प्राइस है 100 रुपये। तो जो 100 रुपया जो है वो 100 रुपये से क्या देश का भला होगा? हाँ, भले ही मतलब सामने वाले की इनकम बढ़ेगी, उसकी इनकम बढ़ेगी तो वो और खिलौने को लेके आएगा और वो और खिलौने लोग बनाएंगे, फिर और इम्पोर्ट होगा। तो भाई चलो मान भी लो कि इकोनॉमी बढ़ रही है, लेकिन 100 रुपये में देश का कुछ ज़्यादा भला तो होगा है नहीं, तो सामने वाले इंसान का ही भला होना है ना। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिंपल मतलब यही है, यानी कि पर्टिकुलर कमोडिटीज़, यानी कि कुछ चीज़ें के रिलेटेड ही। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। वांट, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू, इधर है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफाइन want in few words in common language. Want can be referred to as needs. In economics, want denotes a feeling of lack of satisfaction. This feeling enables for individual to satisfy his want. बहुत सही बात है भाई, lack of satisfaction जो द एक मिनट, इंसान को कितना भी दो, इंसान के लिए तो सारी चीज़ें एकदम कम होती है ना। ह्यूमन वांट have grown in number for two basic reasons: desire for better living due to invention and innovation. नए नए तरीके की इन्वेंशन आ गए तो इंसान को वो बेटर लिविंग में काम आते। अगर फॉर एग्जांपल एक नया बेड आ गया, इस बेड आ जाता है तो इंसान क्या करता है, उसे अपने बेटरमेंट के लिए वो बेड खरीदनी पड़ती है। राइज इन पॉपुलेशन, अगर कोई जगह पे इकोनॉमी एकदम स्ट्रांग हो जिस जगह की, यानी कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हो, लोगों को आराम से सब पैसा मिलता हो, तो कहाँ पॉपुलेशन नहीं बढ़ने वाली? ऑफकोर्स बढ़ेगी, माइग्रेशन ज़रूर होगा। सो नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स। वांट्स आर अनलिमिटेड, वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर, वांट्स डिफर विथ एज, वांट्स डिफर विथ जेंडर, एंड वांट डिफर ड्यू टू प्रेफरेंस। चलिए देखते क्या क्या है वांट्स। वांट्स नॉट ओनली अराइज अगेन एंड अगेन बट दे आर ऑल्सो अनएंडिंग। जो वांट, ये पूरी तरीके से पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब यही है कि जो वांट्स है ये नॉट ओनली अराइज अगेन एंड अगेन बट दे आर ऑल्सो अनएंडिंग, यानी कि वांट्स को बार बार जगाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो एंड ही नहीं होनी है। वांट्स को जगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि वो एंड होगा ही नहीं। अगर एक इंसान का वांट ख़त्म हो गया तो दूसरा का चालू हो जाता है कि उसको ये चाहिए, इसको ये चाहिए। वांट कभी ख़त्म नहीं होता, कोई इस दुनिया में कभी ज़्यादा सेटिस्फाई रहता ही नहीं है। वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर, सेवरल ह्यूमन वांट्स occur again and again while some might be only occasional. Wants differ with age. अभी एज के अकॉर्डिंग तो वांट्स डिफर करेगा ही,
अभी एक 10 साल के बच्चे को क्या चाहिए? चॉकलेट चाहिए, खिलौने चाहिए। और एक टीनेजर और एक 20-25 साल के इंसान को क्या चाहिए? एक अच्छी नौकरी चाहिए, अपने लिए गाड़ी चाहिए, घर चाहिए। और एक बूढ़े इंसान को क्या चाहिए? अपने बच्चों का साथ चाहिए, 2 वक्त की रोटी चाहिए। दैट्स इट, नथिंग एल्स। वॉन्ट्स डिफर विथ एज, वॉन्ट्स डिफर विथ जेंडर। मेंस की अलग होती है, वुमेन्स की अलग होती है। अब भाई कौन सा इंसान मेन को साड़ी पहनने का वांट होगा और कौन सी वुमेन को ऐसे मर्दों की तरह दाढ़ी मूंछ रखने का वांट होगा? नहीं ना, सबकी अलग अलग होती है। वॉन्ट्स डिफर ड्यू टू प्रेफरेंस। इंडिविजुअल हैबिट्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस मैटर अ लॉट वाइल डिसाइडिंग वांट ऑफ द लाइफ पीपल। अगर समझो मतलब सारे प्रेफरेंस से अलग होते हैं, यानी कि कोई इंसान मतलब किसी इंसान का बिहेवियर ऐसा है या फिर किसी इंसान को इस तरीके से रहना पसंद है और दूसरे इंसान को उसके अपोजिट तरीके से रहना ही पसंद है, तो वो लोग अपने वांट्स के हिसाब से ही जिएंगे। वांट्स अलग होते हैं, इसमें तो भाई कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, जानवर भी नहीं। वांट्स डिफ़र विथ सीज़न, हर सीज़न में वांट डिफ़र करते हैं। यानी कि ठंडी में हमको भाई बड़े बड़े जैकेट चाहिए और सर्दी में अपने बारिश में हमको बड़ी बड़ी छतरियाँ चाहिए और गर्मी के मौसम में हमको बीच में जाना है, सी में जाना है, ठंडे ठंडे पानी से नहाना है, जूस पीना है। वांट्स ही वांट्स, अलग अलग तरीके के वांट्स। वांट्स डिफ़र ड्यू टू कल्चर। हाँ भी भाई, कल्चर की तरफ से भी होता है। अगर आपका कल्चर कुछ अलग है, आपका कल्चर ये है वो है, तो उस तरीके की वांट्स होते हैं, अलग अलग तरीके के वांट्स होते हैं। सो नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक वांट्स. Economic wants are those where monetary transaction is involved. An individual has to pay the price for them. Example, food and medicines. तो जो इकोनॉमिक वांट्स है, यानी कि खाना और पैसे, ये घर रहने के लिए कोई घर, ये सब वो फ्री में आजकल कोई देगा नहीं। पहले चलो देता होगा, लेकिन आज नहीं देता। आज के ज़माना बहुत हरामी है, आज के ज़माना नहीं देती। जो फूड है, मेडिसिन है, ये सब हमको 10 पैसे खर्चा करके लेने ही पड़ते हैं। तो ये इकोनॉमिकल वांट है। और नॉन इकोनॉमिक वांट यानी कि एयर, सनशाइन। अभी नेचर इज़ सो काइंड, गॉड इज़ सो काइंड। गॉड, नेचर जो है ये पैसे बिल्कुल नहीं लेते। अभी हवा लेने का कौन सा पैसा हुआ है भाई? सनशाइन का कौन सा पैसा है? ये सब तो आपको नॉन इकोनॉमिकली मिल जाता है। लेकिन एयर और सनशाइन क्या है? ये भी एक वांट है। फूड, मेडिसिन जितना आपके लिए वांट है, उसी तरीके से एयर और सनशाइन वांट है। फूड और मेडिसिन के बोले चलो आप कुछ वक्त तक जी भी लो, लेकिन एयर और सनशाइन के बिना कैसे जियोगे? यानी कि सोचो, जो चीज़ें आपको पैसे देकर मिल रही है उसकी वैल्यू इतनी नहीं है, लेकिन जो आपको फ्री में मिल रही है उसकी वैल्यू कितनी है? एयर, सनशाइन, इन सब की वैल्यू फूड, मेडिसिन, क्लोथ्स, शेल्टर, इन सब से बहुत ज़्यादा है। इंडिविजुअल वांट्स एंड कलेक्टिव वांट्स, अभी ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल वांट्स यानी कि क्या है भाई? अभी अभी फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे, डॉक्टर यूजिंग अ स्टेथोस्कोप, अ जज वेयरिंग हिज कोट, ये इंडिविजुअल वांट है। अभी डॉक्टर स्टेथोस्कोप नहीं पहनेगा, उसको डॉक्टर कौन बोलेगा? और जज अगर कोई ब्लैक कलर का कोट नहीं पहनेगा तो वो भी वकील ही लगेगा, जज काय का लगेगा, है कि नहीं? और कलेक्टिव यानी कि अभी फॉर एग्जांपल देखो, ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। अभी ट्रेन आप अकेले तो नहीं बैठ सकते, यानी कि आपने ऐसे सोच लिया कि मैं ट्रेन में अकेले बैठ के सफ़र करूँगा, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, सबको बैठना है। तो ये होती है कलेक्टिव वांट्स। नेसेसिटी, कंफर्ट्स एंड लग्जरियस। नेसेसिटी, कंफर्ट्स एंड लग्जरियस, ये 3 अलग अलग चीज़ें हैं और ये भी वांट है। जो नेसेसिटी है, यानी कि चलो समझो जो इकोनॉमिकली इतना स्टेबल नहीं है, जो पुअर फैमिली को बिलोंग करते हैं, उनको बस नेसेसिटी चाहिए, अपनी अपनी नेसेसिटी। यानी कि भाई रहने के लिए एक छोटा सा घर है, चलेगा हमको। 2 वक्त की रोटी मिल रही है, चलेगा हमको। भाई पहनने के लिए ज़्यादा नहीं, बस 2 जोड़ी कपड़े, चलेगा हमको। पीने के लिए पानी है, रहने के लिए हवा है, बस ना और क्या चाहिए। और जो थोड़े से इकोनॉमिकली थोड़े जो हाई होते हैं, थोड़े अमीर जो होते हैं ना, वो लोग अपना कंफर्ट को भी रखते हैं। यानी कि थोड़ा भाई बड़ा घर होना चाहिए हमारा, यानी कि भाई हवा तो ठीक है, लेकिन अगर एक एसी होगी तो अच्छा हो जाएगा। और अगर खाना, अगर हर हफ्ते हम लोग कहीं बाहर जाए खाने को, तो ये थोड़ा अच्छा होगा। ये ऐसा होता है कंफर्ट का। और जो अमीर होते हैं, एकदम रिच पीपल्स, वो भाई नेसेसिटी और कंफर्ट्स में ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वो ध्यान देते तो लग्जरी में। भाई एक एसी से कुछ नहीं, चलो पूरे घर को 3-4 एसी से भर दो। भाई अभी खाना भी रोज़ रोज़ घर का खाना नहीं, हम लोग रोज़ किसी 7 स्टार 5 स्टार होटल में जाके बाहर जाके खाना खाएंगे। भाई चलो गर्मी बहुत है, तो चलो घर के बाहर एक स्विमिंग पूल बनवा देते हैं। इस तरीके से होती है लग्जरियस। अलग अलग तरीके की वांट्स होते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज, दिस आर पॉपुलर टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स।
चलिए यहाँ पे हैं. These are popular terms of economics. Anything that satisfies human wants is termed as a good. It has material existence. Example, chalk used by a teacher. जो हाँ ये देखो क्या एग्जाम्पल दिया है इन्होंने यहाँ पे. एनीथिंग दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट इज टर्म्ड एज अ गुड. यानी कि जो गुड्स होते हैं जो चीज़ों को ह्यूमन को सेटिस्फाई करते हैं उसे क्या कहते हैं, उस टर्म को कहते हैं गुड. फॉर एग्जांपल क्या है, चॉक यूज्ड बाय अ टीचर. अभी टीचर चॉक यूज़ कर रही है. अभी वो ये इतना तो ये नहीं रखती कि भाई उसका चॉक सोने के पानी से चढ़ाओ, इतना तो भाई कोई रखता नहीं है. तो भाई चॉक satisfied, good. Service also satisfy human want but do not have any material existence. For example, teaching offered by the teacher. दोनों अलग है. सर्विसेज ऑल्सो सेटिस्फाई ह्यूमन वांट बट डू नॉट हैव एनी मटेरियल एग्जिस्टेंस. एग्जाम्पल, टीचिंग ऑफर्ड बाय द टीचर. ये भी जो है ये ह्यूमन को सेटिस्फाई करने में मदद करती है लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करती. अभी जो टीचिंग है, अगर टीचर आपको सिखा रही है तो आप सुन सकते हो भाई सिखा रही है, आप फील कर सकते हो क्या सिखा रही है. भाई देख तो नहीं सकते हो जो सिखा रही हो, जो अपने वर्ड्स बोल रही है क्या वो वर्ड्स देख सकते हो आप लोग? नहीं देख सकते, सुन तो सकते हो ना. Next is utility. Capacity of commodity to satisfy human want or want satisfying power of a commodity is called utility. चलिए आपके लिए एक और बार पढ़ लेता हूँ मैं. Capacity of a commodity to satisfy human wants or want satisfying power of a commodity is called utility. यानी कि ये अलग अलग तरीके से होती है. यानी कि जो जिस कमोडिटी को कैपेसिटी है इंसान को सेटिस्फाई करने की और सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कम्युनिटी, उसको क्या बोलते हैं, यूटिलिटी. वैल्यू, वैसे तो देखा जाए तो ये आजकल किसी भी कम्युनिटी में नहीं है इतनी पावर कि वो ह्यूमन के वांट को सेटिस्फाई कर सके. अगर इंसान को एक बड़ा बंगला भी दे दिया है तो उसको और बड़ा, इससे भी बड़ा बंगला चाहिए, उसकी ऐसी वांट होगी. ये तो भाई मुश्किल है थोड़ा. वैल्यू हैज़ टू अप्रोचेस इन इकोनॉमिक्स, दैट इज़ वैल्यू इन यूज़ एंड वैल्यू इन एक्सचेंज. तो देखते हैं वैल्यू इन यूज़ क्या होता है. इट रिफर्स टू द वर्थ ऑफ कमोडिटी. इन सिंपल वर्ड इट इज़ यूजफुलनेस ऑफ अ कमोडिटी. एग्जाम्पल, नो वन हैज़ टू पे प्राइस फॉर सनशाइन. वैल्यू इन यूज़. सो जो कुछ चीज़ें होती हैं जिसे हमें पे करने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि क्या, सनशाइन, एयर, इसमें पे करने की क्या है ज़रूरत नहीं है, ये फ्री गुड है. वैल्यू इन यूज़ यानी कि इज़ एन एग्जांपल ऑफ फ्री गुड, यानी कि जो गुड हमें फ्री में मिलते हैं वो. एंड वैल्यू इन एक्सचेंज, इट रिफर्स टू द वर्थ ऑफ कमोडिटी और अ सर्विस एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ अनदर कमोडिटी. फॉर एग्जाम्पल, टीवी, कार एक्सेट्रा. ये जो गुड है ये इकोनॉमिक गुड बोलते हैं, यानी कि वैल्यू इन यूज़ को बोलते हैं फ्री गुड, वैल्यू इन एक्सचेंज को बोलते हैं इकोनॉमिक गुड. एग्जांपल, टीवी, कार. आजकल आपको टीवी, कार का ही फ्री में नहीं मिलेगा, सबके लिए पैसे भरने पड़ते हैं, तो इसे कहते हैं इकोनॉमिक गुड. वाटर डायमंड पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज. सम कम्युनिटीज़ हैव अ हाई वैल्यू इन यूज़ बट लो एक्सचेंज वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल क्या दिया है यहाँ पे, वैल्यू इन यूज़ बट हाई एक्सचेंज वैल्यू ड्यू टू स्कैरसिटी. एग्जाम्पल, डायमंड. अभी देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, इधर अच्छी तरीके से दिया है वाटर डायमंड पैराडॉक्स. यहाँ पे एक साइड में पानी दिया है, एक साइड में डायमंड दिया है. अभी कौन सा पागल पानी चूज़ करेगा? चूज़ करेंगे तो सब लोग डायमंड. लेकिन डायमंड आपके क्या काम जब आपके पास पानी ही ना हो? भाई ऐसा तो इंसान को समझना चाहिए. तो चलिए नेक्स्ट है फिफ्थ, वेल्थ. वेल्थ रेफर टू एनीथिंग which has market value and can be exchanged for money. Wealth refer to anything which has market value and can be exchanged for money. जिस वेल्थ यानी कि क्या, जिसकी मार्केट में एक वैल्यू होनी चाहिए और जिसे पैसे के साथ एक्सचेंज किया जा सकता है. To be regarded as wealth, a commodity must possess the following characteristics: utility, scarcity, and transferability, externality. So utility, a commodity must have the capacity to satisfy human wants. Example, furniture, refrigerator, etc. ये आपको मैंने पहले बता दिया था. Scarcity, a commodity must be scarce in supply in relation to its demand if it's to be included in the term wealth. Example, all economic good for which price is paid. सबके लिए जो पेड करना पड़ता है ना पैसे, उसको कहते हैं स्कैरसिटी वाला. ट्रांसफरेबिलिटी, इसको एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग. व्हीकल, ज्वेलरी एक्सेट्रा. यानी कि जो गुड, जो मटेरियल, जो कमोडिटी जो है शुड बी ट्रांसफरेबल फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एज वेल एज प्लेस टू प्लेस. इफ़ द गुड इज़ मटेरियल और टैंजिबल देन ओनली इट इज़ पॉसिबल टू ट्रांसफ़र इट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. अगर कोई मटेरियल टैंजिबल है तो ही उसे
एक जगह से दूसरे जगह पे हम लोग दे सकते हैं। जैसे कि क्या व्हीकल हो, व्हीकल क्या प्लेस टू प्लेस जाने का काम करता है, और ज्वेलरी भी पर्सन टू पर्सन जाने का काम करता है। ज्वेलरी कैसे जाएगा भाई, अब की मम्मियों को पूछ लो, जो मम्मियों की जो महिला मंडल होती है ना, उनको जाके पूछ लो, अगर नवरात्रि में एक औरत ने ज्वेलरी पहनी है तो गणेश चतुर्थी या दिवाली के दिन दूसरी औरत पहनेगी, ऐसा होता है। Externality: a good can be transferred only if it's external to human body, example bag and chair। तो देखिए सिक्स्थ नेक्स्ट क्या दिया है, पर्सनल इनकम। अर्निंग रिसीव्ड बाय अ पर्सन फ्रॉम ऑल सोर्सेज इज कॉल्ड एज पर्सनल इनकम। यदि एक इंसान अपने अपना खुद का पैसा कमा रहा है अलग अलग सोर्सेज से, तो उसे कहते हैं पर्सनल इनकम, यानी कि खुद का पैसा। Personal disposable income (PDI). It is the part of personal income which is left over after payment of direct tax such as income tax, wealth tax, etc. यानी कि फॉर एग्जांपल पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि जो आपको जो सैलरी मिलती है, जो आपका जो पर्सनल इनकम होता है विच इज़ लेफ्ट ओवर आफ्टर पेमेंट, यानी कि जो आपका जो पर्सनल इनकम है जो कि पेमेंट के बाद अगर आपका लेफ़्ट ओवर हो जाता है तो वो क्या होता है, वो डायरेक्ट टैक्स बन जाता है, यानी कि टैक्स में हो जाता है या फिर वेल्थ टैक्स में। तो ये जो यू शुड नो जो है ये आप लोग रीड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटी। Economic activities can be classified into 4 types which include production, distribution, exchange and consumption। So economic activity 4 चीज़ों पे बेस्ड है। तो यहाँ पे दिया नहीं है ये, तो यहाँ पे प्रोडक्शन का दिया है। प्रोडक्शन देखते हैं क्या है। प्रोडक्शन इज सर्टन, आपके लिए मैं पेज कर देता हूँ। प्रोडक्शन इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। देर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। प्रोडक्शन का मतलब तो आप जानते ही होगी कि भाई कुछ अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हो तो उसका सबसे पहले प्रोडक्शन करना, उसका प्रोड्यूस करना। अभी इसको लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर ये जो है ये मैं पूरी एक्सप्लेन नहीं करूँगा, कि इसका मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। भी जो भी चीज़ अगर आप खेती कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप कुछ उगा रहे हो, तो उसके लिए लैंड की तो ज़रूरत है ना। लैंड इन इकोनॉमिक्स इज़ अ वाइड टर्म। इट्स अ नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एनी नेचुरल रिसोर्सेस, यानी कि लैंड से आप कोई भी नेचुरल रिसोर्सेस यानी कि कुछ भी जो कि सॉइल, एयर, सनशाइन, विंड, उस सब की अगर ज़रूरत हो तो लैंड प्रोडक्शन में हेल्प करती है। लेबर इज़ अ ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि भाई लेबर फॉर एग्जांपल कारपेंटर, अकाउंटेंट, इंजीनियर, ये जो है ये काम करने वाले होते हैं, यानी कि नौकरी पेशा जो कि काम करते हैं, बिजनेस बढ़ाने में हेल्प करते हैं, इकोनॉमी बढ़ाने, किसी कंपनी की इकोनॉमी बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो ये होते हैं लेबर, यानी कि समझो आपने गेहूँ का खेत उगाना है आपको, तो आपके पास लैंड है और उसमें खेत उगाने के लिए लेबर है, आपके लिए 2-3 किसान मिल गए। कैपिटल इज़ अ प्रोड्यूस्ड मीन फॉर फर्दर प्रोडक्शन, इट इज़ अ मैन मेड फैक्टर। कैपिटल इज़ अ प्रोड्यूस्ड मीन फॉर फर्दर प्रोडक्शन। अब यानी कि पास आपके पास सब है, लेकिन उसके आगे जो जाना है, यानी कि मशीनरी, टेक्नोलॉजी, फैक्ट्री बिल्डिंग एक्सेट्रा, ये सब तो आप नहीं कर सकते, ये तो आपको आगे देना पड़ेगा, आगे कैपिटल होगा। और उसके बाद एंटरप्रेन्योर, यानी कि आपने लैंड खरीद लिया और उसमें आपने गेहूँ उगाए और मदद के लिए आपने लेबर्स मंगा लिए और बाद में उसे जाके किसी इंडस्ट्री में यानी कि कैपिटल में दे दिए। और उसके बाद एंटरप्रेन्योर, यानी कि जो बिज़नेस है, जो बिजनेसमैन है, जो कि अपना बिजनेस चलाते हैं, वो उसे बेचेंगे और जो प्रॉफिट होगा वो आपको देंगे। तो चलिए नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लेते हैं क्या है। इट इज़ डिविजन ऑफ फैक्टर रिवॉर्ड अमॉन्ग डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्लेम देयर रिवॉर्ड ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो भी कमाई हो तो उसको डिस्ट्रीब्यूट तो होना ही है हर जगह पे। आप अपनी कमाई अपने पास नहीं रख सकते। फॉर अभी मेरा मतलब है कि टैक्स में देना पड़ता है आपको, उसके बाद टैक्स भरना पड़ता है, फिर आपका रेंट होगा, रेंट भरना पड़ता है, इंटरेस्ट, ब्याज जो भी है वो सब भरना पड़ता है। एक्सचेंज, इट is give and take between various units in the economy. Exchange refer to sale and purchase of goods and service in economic exchange in necessarily a monetary transaction. Exchange यानी कि लेन देन, sale and purchase of what? Of goods. Next is consumption. It is making use of goods and services to satisfy human wants.
क्या बनाना, गुड्स बनाना जो कि ह्यूमन को सेटिस्फाई करती है, उसे कहते हैं कॉन्जम्पशन। कंजम्पशन यानी कि कंज्यूम करना, ये लोग आप जानते ही होंगे। तो नेक्स्ट इज मैक्रो इकोनॉमी। Macro means large or aggregate or total. Microeconomy is therefore the study of aggregates covering the entire economy such as total employment, national income, national output। चलिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। माइक्रो इकोनॉमी यानी कि बड़ा इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी में क्या हुआ था, हमारा पैसा, खुद का पैसा, हाउस होल्ड मनी, वर्कर मनी या फिर छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ की मनी। लेकिन मैक्रो इकोनॉमी का मतलब पूरा यानी कि एक विशाल बड़ा इकोनॉमी, पूरा देश की इकोनॉमी, नेशनल इकोनॉमी, या फिर क्या बोलते हैं किसी चीज़ या फिर मार्केट में कोई भी एकदम बड़ी चीज़ आ जाती है तो उसकी इकोनॉमी, उसे कहते हैं मैक्रो इकोनॉमी। सो केनेथ बॉल्डिंग डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो डेफिनेशन हम लोग एक बार रीड करते हैं। Macroeconomics deal not with individual quantities as such but with aggregates of these quantities, not with the individual income but with the national income, not with individual price but with the general price level, not with individual output but with the national output। So जो मैक्रो इकोनॉमी है, अभी फॉर एग्जांपल आप कुछ चीज़ इंपोर्ट करते हो दूसरे देश से अपने देश, अगर हमारे देश की अगर प्राइम मिनिस्टर फॉर एग्जांपल कुछ मंगवाना चाहते हैं इस देश में, तो अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, अगर हम फॉर एग्जांपल अमेरिका से कुछ चीज़ यहाँ पे मंगा रहे हैं, तो जो इकोनॉमी होती है वो मैक्रो इकोनॉमी होती है, और अगर हम हमारे लिए कुछ मंगा रहे हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमी में हम गिन सकते हैं। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। नेशनल इनकम, दिस रिवल द टोटल इकोनॉमिक परफॉर्म ऑफ अ नेशन। सो नेशनल इकोनॉमी क्या रिवल करती है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ नेशन। एक देश की इकोनॉमी कितनी है और कितनी हो सकती है और कितनी थी, वो सारी नेशनल इनकम, जो कि एक बेसिक कंसेप्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स की। Definition by National Income Committee. A national estimate measure the volume of commodities and services turned out during a given period counted without duplication. So first is savings. So saving, investment, trade cycle, ये तीन तो बड़े इजी टॉपिक हैं, फिर भी देख लेते हैं हम लोग। इट इज़ दैट पार्ट ऑफ द इनकम विच इज़ सेट असाइड टू सेटिस्फाई द फ्यूचर नीड्स। सो अगर हमें कुछ खरीदना हो बड़ी चीज़ तो हम लोग क्या करते हैं, सेविंग्स करते हैं, है कि नहीं। तो हम लोग सेविंग करते हैं फॉर वॉट, फॉर फ्यूचर नीड्स बाय फॉरगोइंग करंट कंजम्पशन। अभी फॉर एग्जांपल हमारी सैलरी है तो उसमें से हम 90% खर्चा करते हैं और 10% जो है अपने लिए सेव करते हैं फ्यूचर के लिए, अगर फ्यूचर में काम आए तो। इन्वेस्टमेंट, इट रिफर टू क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट थ्रू मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, एग्जाम्पल मशीनरी, इक्विपमेंट एक्सेट्रा। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या रेफर करता है, क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट थ्रू मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, एग्जांपल मशीनरी, इक्विपमेंट। अभी सेविंग में हम तो खुद सेव कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट में टेक्नोलॉजी, मोबिलाइजेशन, मशीनरी, इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ट्रेड साइकिल आर फ्लक्चुएशन इन बिजनेस, दे आर अप्स एंड डाउन्स इन दी ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ट्रेड साइकिल यानी कि ट्रेड बाय स्टेबल कभी नहीं होता, कभी ऊपर होता है तो कभी नीचे होता है, दैट इज़ ट्रेड साइकिल। Inflation is a continuous rise in general price level, depression is continuous fall in। हाँ, तो इन्फ्लेशन यानी कि भाई प्रॉफिट ही प्रॉफिट, पैसा ही पैसा, ऊपर ही ऊपर, और डिप्रेशन यानी कि नीचे ही नीचे। So next is economic growth. The term economic growth has a quantitative dimension. In simple word, economic growth mean an increase in the, yes, very important, very easy, यानी कि किसी रियल नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री जिसकी इकोनॉमी को ग्रो करते जाना ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज इकोनॉमिक ग्रोथ। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि किसी इकोनॉमी को किसी अच्छी चीज़ में अगर हम डालते हैं, फॉर एग्जांपल एजुकेशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो, अगर हम उसमें डालते हैं तो देश का भला होगा और देश का फ़ायदा भी होगा, है ना। सो नेक्स्ट इज इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में जो है डिफरेंस दिए गए हैं, तो ये आप उसे रीड कर सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट है नोट्स। तो आप लोग जो नोट्स है वो नोट्स पढ़ सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर, बेसिक कंसेप्ट इन इकोनॉमी। इसमें हमने कई सारी चीज़ों को रिवील किया, कई सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा, डिफरेंस व्हाट
डिफरेंट अपना डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स। ये वांट्स वाला जो हिस्सा है ना, किस्सा, ये बड़ा ये है, तगड़ा है, यानी कि इम्पॉर्टेंट है। इंसान के वांट, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक वांट, वैल्यू इन यूज़, वैल्यू इन एक्सचेंज, यूटिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी, एक्सटर्नलिटी, ये जो चीज़ें हमने पढ़ी, ये पर्सनल इनकम, पीडीआई, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेड साइकिल, इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह सारी चीज़ें। तो प्लीज़ आप इसे गो थ्रू कीजिए। और ये हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। सेकंड चैप्टर है मनी, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अगर चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।